जून की एक दोपहर अचानक तेज बारिश होने लगी। भे भाव वाला शहर बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढते भागते लोगों की भे से घुटन भरा लग रहा था। भारी बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और जब भी गाजियों की टिमटिमाती रोशनी उन पर पड़ती तो छोटी छोटी चिंगारियां बिखर जाती थीं। इस शोर शराबे के बीच एक युवा लड़की प्रिया सड़क के किनारे खड़ी एक गाय को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपनी जरूरी मीटिंग के लिए समय पर पहुंच सके। प्रिया 26 साल की एक युवा और सफल व्यवसायी थी। कई सालों की लगातार मेहनत के बाद उसने एक बड़ी स्टार्टअप कंपनी बनाई थी जिसे नवाचार और रचनात्मकता के प्रतीकों में से एक माना जाता था। लेकिन आज अपनी सुंदर उपस्थिति और आत्मविश्वास के बावजूद वह मूसलाधार बारिश के सामने असहाय थी और इस व्यस्त समय में कोई गाय नहीं पका पा रही थी। अचानक एक पुरानी मोटरसाइकिल उसके सामने आकर रुकी। चालक एक अधे उम्र का आदमी जिसके बाल सफेद हो रहे थे और आंखों में ईमानदारी थी, ने आवाज़ लगाई, मैडम आपको कहीं जाना है? इतनी बारिश हो रही है, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। प्रिया एक पल के लिए झिझकी। मोटरसाइकिल पुरानी थी और आदमी ने एक घिसा पिटा रेनकोट पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जो दयालुता थी उसने प्रिया को सुरक्षित महसूस कराया। बिना यादा सोचे उसने सिर हिलाया और मोटरसाइकिल पर बैठ गई। अंकल मुझे बांद्रा के विनायक टावर ले चलिए। ठीक है मैडम, आप कसकर बैठ जाइए, बारिश बहुत तेज थी है, मैं सावधानी से चलाऊंगा। उस आदमी ने गर्मजोशी भरी आवाज़ में जवाब दिया। रास्ते में उसने यादा सवाल नहीं पूछे, बस बड़े बड़े गड्ढों से बचते हुए गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि प्रिया गीली ना हो। हर बार जब गाय किसी गड्ढे के कारण उछलती तो वह पीछे मुड़कर पूछता कि क्या वह ठीक है। प्रिया को उसकी यह देखभाल बहुत कीमती लगी। अपने मोटे रेनकोट के नीचे रमेश, वह मोटरसाइकिल चालक, अपनी उलझी हुई सोच से जूझ रहा था। वह 50 साल से यादा का एक बाइक टैक्सी ड्राइवर था जो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में अपनी छोटी बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उसकी माँ कई सालों से गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर थी और उसकी बेटी अंजलि, जो 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी, को स्कूल की फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत थी। पुरानी मोटरसाइकिल उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी, लेकिन वह कई दिनों से खराब थी और उसे ठीक करवाना मुश्किल होता जा रहा था। आज की इस सवारी से उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बस इतनी कि माँ के लिए कुछ दवा खरीदने के पैसे मिल जाएं। जब वे पहुँचे, प्रिया ने अपना पर्स निकाला और उसे 500 रुपये का एक नोट दिया। अंकल, छुट्टे रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद। रमेश चौंक गया और तुरंत मना करने लगा। नहीं मैडम, किराया तो सिर्फ 50 रुपये हुआ है, मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। प्रिया ने उसे सहानुभूति भरी नज़रों से देखा। यह किराए के लिए नहीं है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। इस बारिश में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी। लेकिन रमेश अभी भी अतिरिक्त पैसे लेने से इनकार कर रहा था। यह देखकर प्रिया ने अचानक पूछा, अंकल क्या आपको कोई परेशानी है? मैंने देखा कि आपकी बाइक बहुत पुरानी हो गई है। अगर आपको इसे ठीक करवाने या कुछ और करने की ज़रूरत है तो मैं मदद कर सकती हूँ। प्रिया के शब्दों ने रमेश को हैरान कर दिया। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने अपनी कहानी का एक हिस्सा बताने का फैसला किया। अपनी पुरानी बाइक के बारे में, अपनी बेटी के बारे में जिसे फीस न होने के कारण स्कूल छोड़ने का खतरा था, और अपनी बूढ़ी माँ के बारे में जिसे हर दिन दवा की ज़रूरत थी। प्रिया चुपचाप उसकी कहानी सुनती रही। उसने पहले भी कई मुश्किल हालात के बारे में सुना था, लेकिन जिस तरह से रमेश ने अपनी कहानी सुनाई उसमें कोई शिकायत या मांग नहीं थी,
बस दिल की गहराई से निकली कुछ बातें थीं जिसने उसे बहुत भावुक कर दिया। अंकल, मेरे पास एक विचार है। अगर मैं आपको कुछ पैसे उधार दूं तो क्या आप उसका इस्तेमाल अपनी बाइक ठीक करवाने या अपनी जिंदगी को स्थिर करने के लिए कुछ और करने में कर सकते हैं? प्रिया ने गंभीर आंखों से पूछा। रमेश चौंक गया। यह पहली बार था जब किसी अजनबी ने उसे इतनी ईमानदारी से मदद की पेशकश की थी, लेकिन वह किसी का कर्जदार भी नहीं बनना चाहता था, खासकर प्रिया जैसी एक युवा लड़की का। धन्यवाद मैडम, लेकिन मैं यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मैं इसे चुका नहीं पाऊंगा। आप चिंता न करें। अंकल, मुझे इसे तुरंत वापस लेने की कोई जल्दी नहीं है। आप इसे अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका समझें। जब आप स्थिर हो जाएं, तब आप मुझे चुका सकते हैं। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें प्रोत्साहन से भरी थीं। कुछ देर सोचने के बाद रमेश ने सिर हिला दिया। उसके दिल में कृतज्ञता के साथ साथ थोड़ी शर्म भी थी। प्रिया ने 10 शून्य रुपये निकाले और उसके हाथ में रख दिए। मुझे विश्वास है कि आप इस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग करेंगे। आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। जाने से पहले रमेश बस सिर झुकाकर धन्यवाद कह सका। धन्यवाद मैडम, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। मैं आपकी दयालुता को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उस दिन जब रमेश घर लौटा तो उसने अपनी बेटी को यह कहानी सुनाई। अंजलि अपनी चमकदार आंखों और एक समझदार बच्चे की तरह अपने पिता का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, पापा, हमें उस मैडम को निराश नहीं करना है। मैं खूब पढ़ाई करूंगी ताकि बाद में पैसे कमाकर आपकी मदद कर सकूं। अंजलि के शब्द रमेश के दिल में एक छोटी सी लौ की तरह जल उठे। उसने प्रिया द्वारा दिए गए पैसों का उपयोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए करने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी पुरानी बाइक की मरम्मत करवाई और साथ ही किराए पर देने के लिए एक छोटी सी स्कूटर भी खरीदी। उसने बाजार के पास एक छोटा कोना किराए पर लिया और आय बढ़ाने के लिए गन्ने के रस की एक दुकान खोली। जिंदगी तुरंत नहीं बदली, लेकिन रमेश की कही मेहनत और लगन के पहले परिणाम दिखने लगे। उसकी छोटी सी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। पड़ोसी उसकी लगन और दयालुता के कारण उसे पसंद करने लगे और इस तरह रमेश की जिंदगी धीरे धीरे एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई। सिर्फ एक युवा लड़की की मदद से, जिसे वह एक बरसात की दोपहर में संयोग से मिला था। कहानी यहीं खत्म हो जाती ऐसा लग सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि 18 साल बाद भाग्य उन्हें और प्रिया को एक विशेष परिस्थिति में फिर से मिलाएगा और वे दोनों महसूस करेंगे कि भगवान वास्तव में अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। उस भाग्यशाली दिन के बाद रमेश ने अपनी जिंदगी में एक नई यात्रा शुरू की। प्रिया द्वारा उधार दिए गए पैसे सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं थे, बल्कि एक उम्मीद की लौ थे जिसने उसे सालों से चली आ रही मुश्किलों से उबरने में मदद की। हालांकि उसके मन में बड़ी रकम को लेकर थोड़ी हिचक थी, उसने प्रिया की दयालुता को अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने की प्रेरणा बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। पैसे मिलने के बाद पहले दिन रमेश अपनी बाइक को एक बड़ी मरम्मत की दुकान पर ले गया, जहां पहले वह सिर्फ बाहर से देखने की हिम्मत करता था। मैकेनिक ने अच्छी तरह से जांच करने के बाद कहा, अंकल, आपकी बाइक की हालत बहुत खराब है। इसे पूरी तरह से ठीक करने में काफी खर्च आएगा। रमेश मुस्कुराया और सिर हिलाया। कई सालों में पहली बार उसे लगा कि वह इसे ठीक से मरम्मत करवा सकता है, बजाय इसके कि बस कुछ दिनों के लिए काम चलाऊ ठीक करवा ले। जब उसने अपनी बाइक को साफ सुथरा और स्मूथ चलते हुए देखा तो वह भावुक हो गया। इसके अलावा रमेश ने पैसों का एक हिस्सा अपने मोहल्ले के व्यस्त बाजार के पास एक छोटा कोना किराए पर लेने के लिए इस्तेमाल किया, जहां उसने गन्ने के रस की एक साधारण दुकान खोली। हालांकि दुकान छोटी थी,
लेकिन उसके विनम्र व्यवहार और अच्छे पेय की वजह से लोगों ने जल्द ही उसे पसंद करना शुरू कर दिया। सुबह वह अभी भी बाइक टैक्सी चलाता था और दोपहर में वह अपनी दुकान पर समय बिताता था। काम धीरे धीरे स्थिर होने के कारण रमेश अपनी बेटी की बेहतर देखभाल करने में सक्षम हो गया। अंजलि, जो लंबे समय से अभाव की आदी थी, जब उसके पिता उसे एक साफ सुथरी मोटरसाइकिल पर स्कूल ले गए, जो अब चलते समय खचखचाती नहीं थी, तो वह बहुत खुश हुई। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी और शिक्षक उसके अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार की प्रशंसा करते थे। एक शाम जब वह अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी, अंजलि ने धीरे से अपने पिता से कहा, पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं दादी आपकी और सभी गरीब लोगों की बीमारी का इलाज करूँगी। अपनी बेटी के शब्द सुनकर रमेश धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल भावनाओं से भर गया। अंजलि का यह सपना उसे महसूस कराता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सार्थक है। समय तेजी से बीतता गया। रमेश की गन्ने के रस की दुकान पर ग्राहकों की भी बढ़ती गई। बाजार जाने वाली गृहिणियों से लेकर अन्य बाइक टैक्सी ड्राइवरों और लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवरों तक सभी को उसकी छोटी दुकान पर रुकना पसंद था। कुछ ठंडे पेय और उचित मूल्य के लिए, लेकिन ज़्यादातर इसलिए क्योंकि रमेश हमेशा एक सच्ची और विनम्र मुस्कान के साथ सभी का स्वागत करता था। एक दिन एक पुराने ग्राहक राजू भाई, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, ने रमेश से कहा, रमेश भाई, आपकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, आप कहीं और एक और शाखा क्यों नहीं खोलते? इस बात ने रमेश को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कभी भी अपने व्यवसाय का विस्तार करने का सपना नहीं देखा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसने क्या हासिल किया है, तो उसने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। जूस बेचकर और बाइक टैक्सी चलाकर बचाए गए पैसों से उसने पास के एक औद्योगिक क्षेत्र के पास एक और छोटा कोना किराए पर लेकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। नई शाखा खोलने के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। रमेश को दोनों दुकानों का प्रबंधन खुद करना पड़ता था, साथ ही आय सुनिश्चित करने के लिए बाइक टैक्सी भी चलानी पड़ती थी। थकान के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए हर दिन काम करना उस भविष्य के एक कदम करीब था जो वह अपनी बेटी के लिए चाहता था। इस बीच अंजलि बड़ी हो रही थी। उसने एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां उसने हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन बेहतर स्थितियों की मांग करने के बजाय अंजलि हमेशा अपने पिता का बोझ साझा करने के तरीके खोजती थी। वह अक्सर शाम को जूस की दुकान पर मदद करती, रमेश को जूस बनाने या सफाई करने में मदद करती। उन क्षणों में रमेश अक्सर अपनी बेटी को प्यार भरी नज़रों से देखता और कहता, अंजलि बेटा, तुम्हें बस अच्छी तरह से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ये सब काम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन अंजलि बस मुस्कुराकर जवाब देती, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं बस आपकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। लगातार प्रयासों के कारण रमेश का काम और भी विकसित हुआ। 2 जूस की दुकानों से शुरू करके उसने कई और शाखाएं खोलीं। उसके पुराने परिचित ग्राहकों से लेकर पूर्व सहयोगियों तक उसके बड़े बदलाव को देखकर हैरान थे। एक दिन अपनी 5वीं दुकान के उद्घाटन के अवसर पर रमेश ने एक गहरी सांस ली। उस दिन को याद करते हुए जब वह पहली बार प्रिया से मिला था, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। अगर उसकी मदद न होती तो शायद उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी इस तरह नहीं बदल पाती। काम में व्यस्त रहने के बावजूद रमेश ने कभी भी अपने परिवार के लिए समय निकालना नहीं भूला। हर शाम वह अपनी माँ के पास बैठता, उनकी देखभाल करता और उन्हें दिन की खुशियों के बारे में बताता। अंजलि, जो अब एक खूबसूरत किशोरी थी, ने अभी भी अपना विनम्र और आज्ञाकारी स्वभाव बनाए रखा था। रमेश की जिंदगी
इसी तरह सकारात्मक बदलावों से भरी हुई बीतती रही। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जल्द ही भाग्य उसे एक विशेष परिस्थिति में प्रिया से फिर मिलाएगा, ताकि वे दोनों यह महसूस कर सकें कि दयालुता को कभी नहीं भुलाया जाता और जिंदगी हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो उम्मीद नहीं छोड़ते। समय हवा के झोंके की तरह तेजी से बीत गया। जिस दिन प्रिया ने रमेश को पैसे उधार दिए थे, उसे 18 साल बीत चुके थे। अब दोनों की जिंदगियां अलग अलग मोड़ ले चुकी थीं, लेकिन प्रिया की दयालुता और रमेश के अथक प्रयासों ने उन्हें चुपचाप जो है रखा था। उस भाग्यशाली दिन की प्रतीक्षा में जब वे फिर मिलेंगे, रमेश जो अब 60 साल से ज्यादा का हो चुका था, अब एक पुरानी मोटरसाइकिल वाला गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर नहीं था। अपनी कही मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण उसने उदय जूस ब्रांड नाम से एक छोटी लेकिन सफल जूस की दुकानों की श्रृंखला बना ली थी, जो उसके नाम और एक नए जीवन की आकांक्षा से प्रेरित थी। एक स्थिर करियर होने के बावजूद रमेश ने एक साधारण जीवन शैली बनाए रखी। अक्सर अपनी मुख्य दुकान पर ग्राहकों की खुद देखभाल करता था। उसकी बेटी अंजलि अब एक बड़े अस्पताल में एक प्रतिभाशाली डॉक्टर बन गई थी, जिसका मिशन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। अंजलि न केवल अपने पेशे में कुशल थी, बल्कि अपनी लगन और दयालु हृदय के कारण सहकर्मियों और मरीजों द्वारा भी बहुत पसंद की जाती थी। व्यस्त होने के बावजूद वह हमेशा अपने पिता से मिलने के लिए समय निकालती, उनके साथ पुराने कठिन दिनों को याद करती। एक दिन रमेश को शहर के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला, दयालु हृदय पुरस्कार समारोह। अंजलि गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने में उसके योगदान के लिए नामांकित लोगों में से एक थी। पापा, आपको मेरे साथ चलना होगा। यह हमारे परिवार के लिए हमारे द्वारा तय की गई यात्रा को देखने का एक अवसर है, अंजलि ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। हालांकि औपचारिक जगहों पर जाने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन रमेश अपनी बेटी को मना नहीं कर सका। उसने एक साधारण सूट पहना जो अंजलि ने उसे उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। समारोह एक शानदार होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें कई व्यवसायी, राजनेता और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल थीं। बड़े हॉल में रमेश भव्य माहौल से थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को मंच पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ पुरस्कार लेते देखा, तो उसे लगा कि अतीत की सभी कठिनाइयां सार्थक थीं। धन्यवाद पापा, आप हमेशा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं, अंजलि ने अपने भाषण में कहा, जिससे पूरा हॉल भावुक हो गया। अंजलि के पुरस्कार प्राप्त करने के तुरंत बाद एक और हस्ती को भाषण देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। प्रिया, जो अब सिर्फ एक युवा व्यवसायी नहीं थी, बल्कि देश की सबसे प्रसिद्ध अरबपतियों में से एक बन गई थी। मंच पर खड़े होकर प्रिया ने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। शुरुआती संघर्ष के दिनों से लेकर आज की सफलता तक। प्रिया को देखकर रमेश हैरान रह गया। इतने साल बीत जाने के बावजूद उसने उस लड़की को पहचान लिया जिसने उसे उसकी जिंदगी बदलने वाले पैसे दिए थे। उसका दिल एक अजीब भावना से भर गया, जो भावुकता और उत्साह का मिश्रण था। समारोह के बाद रमेश ने प्रिया से मिलने का फैसला किया। प्रिया, मैडम, मुझे नहीं पता कि आपको मैं याद हूं या नहीं। मैं वह व्यक्ति हूं जिसकी आपने तब मदद की थी जब आप बहुत छोटी थीं, उसने कांपती आवाज में कहा। प्रिया पीछे मुड़ी उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसने पुरानी कहानी सुनाई तो उसे तुरंत याद आ गया। उसकी आंखें भावनाओं से चमक उठीं। रमेश अंकल, आप वही हैं जिनसे मैं उस भारी बारिश की दोपहर में मिली थी, है ना? रमेश ने सिर हिलाया। समय के निशानों से गहरी हो चुकी
उसकी गालों पर आंसू लोक आए। प्रिया मैडम, आपके दिए गए पैसों की वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने न केवल अपनी बेटी को प्रिया लिखाकर काबिल बनाया बल्कि अपना करियर भी बनाया। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। प्रिया मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। अंकल, आपको धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा एक छोटा सा काम इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा नहीं बल्कि आपका दृढ़ संकल्प और प्रयास था। उस दिन की मुलाकात सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं थी, बल्कि रमेश और प्रिया के बीच रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। दोनों ने उदय जूस श्रृंखला का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, जिससे कई ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर मिले। प्रिया ने वित्तीय निवेश किया, जबकि रमेश ने श्रृंखला की गुणवत्ता को प्रबंधित और बनाए रखना जारी रखा। प्रिया के समर्थन से जूस की दुकानों की श्रृंखला तेजी से पूरे देश में फैल गई। यह सिर्फ एक व्यावसायिक ब्रांड नहीं था, बल्कि उदय जूस प्रयास और दयालुता का प्रतीक बन गया, जहां हर गिलास जूस बदलाव और उम्मीद की कहानी कहता था। इस बीच अंजलि ने अपने डॉक्टर के करियर को जारी रखा। उसने कई चैरिटी कार्यक्रमों में भाग लिया, न केवल बीमारी का इलाज किया बल्कि युवाओं को दयालुता और साझा करने के मूल्य के बारे में भी प्रेरित किया। एक दिन जब तीनों रमेश, प्रिया और अंजलि उदय जूस की एक नई शाखा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, प्रिया ने रमेश को देखकर कहा, रमेश अंकल, मैं सोचती थी कि भगवान अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप जैसे लोग ही इस जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं और इस तरह उनकी कहानी सिर्फ कठिनाइयों पर काबू पाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि इस बात की पुष्टि थी कि दयालुता और दृढ़ता का फल हमेशा मिलता है, चाहे कितना भी लंबा इंतजार क्यों न करना पड़े। उदय जूस श्रृंखला की सफलता ने रमेश, प्रिया और अंजलि के जीवन को एक नए चरण में पहुंचाया, जो खुशियों से भरा था लेकिन चुनौतियों से भी कम नहीं था। ब्रांड के विकास के साथ श्रृंखला के मूल मूल्यों को प्रबंधित करने और बनाए रखने का दबाव भी बढ़ गया। हालांकि उनके बीच की दोस्ती और कृतज्ञता हर मुश्किल को पार करने की ताकत बन गई। कई नई शाखाएं खोलने के बाद रमेश ने गरीब मजदूरों, बेसहारा बुजुर्गों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। इस कार्यक्रम को समुदाय से बड़ी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इसने नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और प्रबंधित करने में भी चुनौतियां पेश कीं। एक शाम रमेश ने प्रिया को अपनी मुख्य दुकान पर बुलाया, जहां वह अक्सर मुश्किलों के समय सोचने के लिए बैठता था। उसके सामने व्यापार रिपोर्ट और उम्मीदवारों की सूची थी। उसने एक गहरी सांस ली। प्रिया मैडम, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता हूँ जैसे कभी मेरी मदद की गई थी, लेकिन मुझे डर है कि मैं सब कुछ प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रिया धीरे से मुस्कुराई और रमेश के कंधे पर हाथ रखा। रमेश अंकल, आप आज यहाँ तक पहुँचने के लिए अनगिनत मुश्किलों से घोरे हैं। ये बस एक और चुनौती है, हम इसे मिलकर हल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उदय के मूल मूल्य को न खोएं, जो ज़रूरतमंद लोगों को उम्मीद देता है। प्रिया के शब्दों ने रमेश को और प्रेरणा दी। उन्होंने सभी नए कर्मचारियों के लिए एक केंद्रित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का फैसला किया, न केवल व्यावसायिक अनुभव साझा करने के लिए बल्कि जूस की दुकान के मिशन के बारे में प्रेरित करने के लिए भी।
कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। इस बीच अंजलि अपने डॉक्टर के करियर में अपनी चुनौतियों का सामना कर रही थी। उसे एक दूरदराज के ग्रामीण इलाके में एक सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां रहने की स्थिति बहुत कठिन थी और कई लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इस परियोजना के लिए न केवल चिकित्सा विशेषज्ञता की जरूरत थी, बल्कि धैर्य और करुणा की भी। अंजलि गरीबों की मदद करने की आदी थी, लेकिन इस बार पैमाना और जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। शुरुआती दिनों में उसे उपकरणों की कमी, बढ़ते मरीजों के दबाव और यहाँ तक कि कुछ स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिन्हें बदलाव पर भरोसा नहीं था। हर शाम लंबे काम के घंटों के बाद अंजलि अपने कार्यालय में मंद रोशनी के नीचे अकेली बैठी थका हुआ महसूस करती। लेकिन जब वह अपने पिता के बारे में सोचती, जिन्होंने जीवन भर अथक प्रयास किया, तो वह खुद से कहती कि वह हार नहीं मान सकती। पापा ने मुझे सिखाया है कि हर मुश्किल को पार किया जा सकता है अगर हम उसमें अपना पूरा दिल लगा दें। एक दिन जब अंजलि एक बच्चे के स्वास्थ्य की जांच कर रही थी, उसे रमेश का फोन आया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। अंजलि, बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हें परियोजना में मुश्किलें आ रही हैं। तुम ठीक तो हो? अपने पिता की आवाज़ सुनकर अंजलि का दिल हल्का हो गया। उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया, लेकिन उसे आश्वस्त करना नहीं भूली। पापा, आप चिंता न करें, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे बस लोगों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास है। तुम मेरे सपनों से भी बहुत आगे निकल गई हो। लेकिन याद रखना, अगर मदद की ज़रूरत हो तो मैं और प्रिया मैडम हमेशा यहाँ हैं। रमेश और प्रिया के प्रोत्साहन भरे शब्दों ने अंजलि को और ताकत दी। उसने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत सत्र आयोजित करना शुरू किया, उनकी कहानियों और चिंताओं को सुना। उसने न केवल बीमारी का इलाज किया, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को समझने में भी मदद की। धीरे धीरे अंजलि की ईमानदारी और धैर्य ने लोगों का नज़रिया बदल दिया। जब परियोजना स्थिर चरण में पहुंची, तो अंजलि ने उदय जूस श्रृंखला से वित्तीय सहायता के साथ एक स्थायी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा। इस विचार के बारे में सुनकर प्रिया तुरंत सहमत हो गई। उसने न केवल वित्तीय सहायता दी, बल्कि अन्य व्यवसायियों को भी योगदान देने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दिन अंजलि आशा स्वास्थ्य केंद्र लिखे साइन बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें भावनाओं से नम थीं। रमेश और प्रिया भी वहां थे, उसकी खुशी में शामिल थे। अपने भाषण में अंजलि ने कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि दयालुता में जीवन बदलने की शक्ति होती है। मेरे पिता और प्रिया मैडम की दयालुता ने ही मुझे आज यहाँ पहुँचाया है, और मुझे उम्मीद है कि यह स्वास्थ्य केंद्र लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत करेगा। अपने व्यवसाय और चैरिटी परियोजनाओं में व्यस्त रहने के बावजूद प्रिया कभी नहीं भूली कि उसने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। हर बार जब वह रमेश को देखती, तो उसे उस पहली मुलाकात का क्षण याद आता जब वे उस बारिश में मिले थे। एक शाम प्रिया कभी नहीं भूली, समाला बारिश में मिले थे। जब तीनों मुख्य जूस की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे, प्रिया ने रमेश से पूछा, रमेश अंकल, क्या आपने कभी सोचा था कि मेरे उस छोटे से काम से आज ये सब होगा? रमेश मुस्कुराया। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। नहीं मैडम, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि दयालुता चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक अंतर पैदा कर सकती है। मैंने बस उस विश्वास का पालन किया और फिर जिंदगी ने मुझे निराश नहीं किया। प्रिया ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं भी यही मानती हूँ।
और मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम अपने लिए भी एक बेहतर जीवन बना रहे होते हैं। उनका जीवन न केवल काम और करियर के इर्द गिर्द घूमता रहा बल्कि मानवीय मूल्यों को फैलाने की एक यात्रा भी बन गया। हालांकि कठिनाइयां और चुनौतियां कभी खत्म नहीं हुईं। उन्होंने हमेशा यह विश्वास बनाए रखा कि करुणा और दृढ़ता का फल हमेशा मिलेगा। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी उम्मीद लेकर आए। हर बीतते दिन को मानवीय संबंधों और कृतज्ञता की एक सार्थक कहानी में बदल दिया। रमेश, प्रिया और अंजलि का जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां उनके प्रयासों और प्रेम ने न केवल उन्हें सफलता दिलाई बल्कि समुदाय में अच्छे मूल्यों को भी फैलाया। फिर भी उनकी यात्रा हमेशा सहज नहीं थी। चुनौतियां अभी भी सामने आती थीं, लेकिन अब वे एकता और अच्छी चीजों में दृढ़ विश्वास के साथ उनका सामना करते थे। एक पतझड़ की सुबह रमेश अपनी पहली जूस की दुकान पर अपनी परिचित लक्की की कुर्सी पर बैठा था, जहां उसने एक गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर से अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने घूरते लोगों की भीड़ को देखा, उन पुराने दिनों को याद करते हुए जब उसे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के साथ संघर्ष करना पड़ता था। अपने बच्चे का पेट भरने के लिए हर सवारी के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी। उसका जीवन एक किताब की तरह था। हर पन्ना कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन एहसानों से भी गर्म था जो उसे मिले थे। उसके बगल में प्रिया थी, जो अब एक सफल व्यवसायी थी, लेकिन अभी भी अपनी विनम्रता और दयालु हृदय को बनाए हुए थी। वह चुपचाप एक गर्म कप चाय की चुस्की ले रही थी। उसकी आंखें सम्मान के साथ रमेश को देख रही थीं। रमेश अंकल, अगर उस दिन आपने मेरी मदद स्वीकार नहीं की होती तो शायद सब कुछ अलग होता, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। रमेश मुस्कुराया, उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। प्रिया मैडम, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, लेकिन अगर मैंने प्रयास नहीं किया होता तो मैं ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि मैं आज यहाँ हूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने मुझे सिखाई वह आपके द्वारा दिया गया पैसा नहीं था, बल्कि ये विश्वास था कि जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है उसके लिए जीवन में हमेशा एक रास्ता होता है। वे कुछ देर चुप रहे, अपने अपने विचारों में खोए हुए। दुकान पर आने वाले ग्राहकों की हंसी मजाक की आवाज ने छोटे से स्थान को गर्म कर दिया। रमेश ने धीरे से कहा, अंजलि ने आपको बहुत धन्यवाद भेजा है। वह कहती है कि अगर आप न होती तो उसे वह बनने का मौका नहीं मिलता जो वह आज है। प्रिया मुस्कुराई। मैंने यादा कुछ नहीं किया अंकल, यह आप और अंजलि ही हैं जिन्होंने अपने लिए एक नया जीवन बनाया है। मैंने आपके परिवार की कहानी में बस एक छोटा सा हिस्सा निभाया है। उस शाम तीनों, रमेश, प्रिया और अंजलि, एक बड़े चैरिटी कार्यक्रम में मिले जिसे उन्होंने मिलकर आयोजित किया था। यह कार्यक्रम न केवल गरीबों की मदद के लिए धन जुटाने का एक अवसर था, बल्कि उनके लिए अपनी कहानी साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने का भी एक मौका था। अंजलि एक डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना की प्रतिनिधि के रूप में मंच पर खड़ी होकर अपने संघर्ष की यात्रा को बयां कर रही थी। वह अपने पिता और प्रिया का उल्लेख करना नहीं भूली, जिन्हें वह उन प्रकाश स्तंभों के रूप में मानती थी जिन्होंने उसके रास्ते को रोशन किया। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता, अगर हमारे पास विश्वास और दृढ़ता हो। और प्रिया मैडम, जिन्होंने मेरे परिवार को एक मौका दिया, वह इस बात का सबूत हैं कि एक छोटा सा काम भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं यहाँ न केवल उनका धन्यवाद करने के लिए खड़ी हूँ, बल्कि सभी को यह याद दिलाने के लिए भी कि दयालुता हमेशा चमत्कार लाती है।
पूरा हॉल तालियों के लिए खजा हो गया। प्रशंसा भरी निगाहें अंजलि और उसके परिवार पर थीं। उस पल में रमेश अपनी गर्व को छिपा नहीं सका। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके सभी प्रयासों का फल मिल गया है। कार्यक्रम के बाद अंजलि ने तीनों को उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फिर से जाने का सुझाव दिया जिसे उसने और प्रिया ने बनाया था। छोटा लेकिन सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र आधुनिक उपकरणों और समर्पित डॉक्टरों की एक टीम के साथ करुणा और साझा करने का प्रतीक बन गया था। वे केंद्र में दाखिल हुए जहां मरीज जांच का इंतजार कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला जिसकी आंखों में कृतज्ञता थी अंजलि के पास आई। डॉक्टर अंजलि, मेरा इलाज करने के लिए धन्यवाद। अगर आप ना होती तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता। अंजलि मुस्कुराई और जवाब दिया, मैं बस अपना काम कर रही हूँ अम्मा। आपका ठीक हो जाना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। प्रिया और रमेश दूर से चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने अंजलि में न केवल एक अच्छी डॉक्टर को देखा बल्कि एक ऐसी बेटी को भी देखा जो बड़े होकर एक जोशीले दिल के साथ बड़ी हुई थी। अंजलि वास्तव में मेरा सबसे बड़ा गर्व है, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगता है कि यह उन सभी चीज़ों के लिए एक योग्य इनाम है जो आपने किया है, प्रिया ने जवाब दिया। जब शाम ढलने लगी तो तीनों एक सार्थक दिन को समाप्त करने के लिए रमेश की छोटी सी जूस की दुकान पर लौट आए। साथ बैठकर उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा की, उस पहले दिन से जब प्रिया भारी बारिश में रमेश से मिली थी, उन कठिनाइयों तक जिन्हें उन्होंने मिलकर पार किया था। रमेश ने प्रिया का हाथ पक्का, उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। प्रिया मैडम, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से मैंने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि उस विश्वास को अपनी बेटी को भी दिया। मैं बस यही चाहता हूं कि हमारी कहानी दूसरों को और उम्मीद दे। प्रिया मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश अंकल, मुझे ही आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने ही मुझे सिखाया कि दयालुता सिर्फ देना नहीं है बल्कि यह भी है कि हम मिलकर कैसे बेहतर चीज़ें बनाते हैं। उसकी हमारी मार्केट करके बाहर की तारांग किया। रात जब छोटी सी जूस की दुकान की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई तो तीनों शांति से चले गए। तारों से भरे आकाश के नीचे रमेश ने अपने दिल को पहले से कहीं ज़्यादा हल्का महसूस किया। वह जानता था कि चाहे जिंदगी और भी चुनौतियां लाए, प्यार और एकता के साथ वे हमेशा खुशी की ओर ले जाने वाला रास्ता खोज लेंगे। उनकी कहानी सिर्फ कठिनाइयों पर काबू पाने की यात्रा नहीं थी बल्कि इस बात की पुष्टि थी कि दयालुता और साझा करने में हमेशा दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। और इस तरह उनकी यात्रा विश्वास और उम्मीद की रोशनी लेकर आगे बढ़ती रही ताकि उन दिलों तक पहुंच सके जिन्हें गर्मजोशी की ज़रूरत है। आप सब कहां से हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ ज़रूर साझा करें।